Bismillahirrahmanirrahim. My name is Professor Adnan Noor. My contact number is 030522937382. Today we are going to discuss the BA novel Old Man and the Sea. We all know that it is a very marvelous piece of literature. तो गो के BA लेवल पे मेरी जो लेक्चर्स हैं वो नहीं होते, ठीक है। आप सब जानते हैं कि हम इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक सीरीज़ कंडक्ट कर रहे हैं। और अगर आपको लेक्चर्स आएंगे तो इससे हट कर, हिस्ट्री से हट कर, तो वो इंशाल्लाह MPhil और MA का जो सिलेबस है उसके भी हम कोशिश करेंगे कि जो पॉपुलर मशहूर जो प्लेज़ हैं या पोएम्स हैं उनको टाइम बाय टाइम स्टडी करें। लेकिन ओल्ड मैन एंड द सी को आज सेलेक्ट करने की दो वजूहत हैं। एक तो ये कि ये बड़ी ही ग्रेट जो राइटर है उसने इसको लिखा, और दूसरी ये कि जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे जानते हैं उनकी ये ख्वाहिश थी कि जो है ना सर हमारी आसानी के लिए आप इसको ज़रा यूट्यूब पे जो है ना वो डाउनलोड कर दें ताकि हमारी जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाए। तो आज हम क्योंकि ओल्ड मैन एंड सी को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। वो ये है कि ओल्ड मैन एंड दी सी के जो वज़न है, वेट है, उसका अंदाज़ा तब होगा जब हमें पता हो कि ओल्ड मैन एंड दी सी में कौन सी वो अलग बात है जिसकी वजह से ये जो नावल है इसको इतनी पजीराई मिली है, और ये जो राइटर है इसमें कौन सी इतनी ग्रेट बात है जिसकी वजह से ये इंग्लिश जो लिटरेचर है उसमें इस बंदे का अपना एक नाम है, इसका मुकाम है। तो उससे पहले कि हम मॉडर्न एज को डिस्कस करें या कि अर्नेस्ट हेमिंग को डिस्कस करें, हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ओल्ड एजेस के अंदर। अभी देखिए ओल्ड एज के अंदर, एंशंट एज, क्लासिकल दौर के अंदर या मिडिवल एजेस के अंदर, रेनेसां दौर के अंदर, एलिजाबेथन एज के अंदर, 17वीं सेंचुरी तक जो मामला थे उसमें ये था कि ये हमारे पास जो था कॉन्सेप्ट करेक्टर्स का वो बड़ा डिफरेंट सा था। जितने भी राइटर्स एंशंट दौर के अंदर पैदा हुए हैं उन्होंने क्या किया, जो करेक्टर्स की जो है ना उसने जो करेक्टर उन्होंने सेट किए हैं वो इस तरह से सेट किए हैं कि उन्होंने टावरिंग सेलिब्रिटीज़, ठीक है, जिनमें प्रिंस, सेनेटर्स, ठीक है, उसके अलावा जो है ना पॉलिटिक्स से जो में शामिल लोग हैं उनको शामिल किया, जनरल्स को, आर्मी में जो शामिल लोग हैं उनको एज अ करेक्टर शो करवाया, ठीक है। यानी बात करने का मतलब ये कि मुझसे बात ये कि वो क्या करते थे, जो टावरिंग पर्सनैलिटीज़ होती थी ना उनको करेक्टर बनाते, उनमें से एक को हीरो बना लेते और लोग उनकी कहानियाँ देखते, और जब ट्रेजिडी होती तो वो ट्रेजिडी को देख के उससे फिर लोग क्या होते, उनमें कैथारसिस पैदा होता, वो रोते। जिस तरह के हम अगर हेमलेट को देखते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है एडिपस रेक्स है, ठीक है, उसको देखते हैं। यानी कि जो प्लेज हमारे सामने आते हैं, इवन ये कि किंग लेयर है, थैलो है, उसमें जब किसी ऐसे शहजादी की या शहजादे की या जनरल की डेथ होती तो लोग फील करते और उसको फील करते, महसूस करते, और उनमें उनकी आंखों से आंसू बहते और वो बड़ी ट्रेजेडी मानी जाती। कॉमेडी में भी यही हाल था। लेकिन जो मॉडर्न एज है ना उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि इसके अंदर जो टावरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं उनको बहुत कम दिखाया गया, और इसमें जो एक बड़ा क्रेडिट है वो अर्नेस्ट हेमिंगवे को जाता है। कि अर्नेस्ट हेमिंगवे जो लिखता है ना वो एक तो करेक्टर बहुत कम लेता है, और उसके बाद जो करेक्टर वो लेता है वो माइनर्स करेक्टर, छोटे कॉमन करेक्टर होते हैं। उसकी क्या वजूहत है वो भी उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पहली जो पॉइंट है, अब हम आ जाते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे पे। ओल्ड मैन एंड द सी में जो सबसे पहले मुझे अच्छी चीज़ लगती है ना वो ये है कि इसमें लाइफ को दिखाया गया। बात क्लियर कर दूं, ये नहीं था कि पहले राइटर लाइफ को नहीं दिखाते थे। लाइफ को क्लियर करने से मुराद ये, या लाइफ को दिखाने से मुराद ये कि भाई लाइफ 2% लोगों की तो नहीं ना होती,
10% लोगों की तो नहीं ना होती जो कि इक़्तिदारों पे बैठे होते हैं। अगर हम आज के दौर में कहानी आपको नवाज शरीफ की दिखाएं, शहबाज शरीफ साहब की दिखाएं, इमरान खान की साहब की दिखाएं, तो मेरा ख्याल है जो है ना, ये बात इतनी पॉपुलर नहीं होगी, ये बात इतनी पॉपुलर नहीं होगी। ठीक है, ये बात इतनी पॉपुलर नहीं होगी। वजह यह है कि हमारी एलीट क्लास बहुत कम है, माइनर है। अगर हम अपनी एलीट क्लास की बात करते हैं तो बहुत से माइनर से कम थोड़े से लोग हैं जो कि एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। वो 2 हो जाएंगे, 10% हो जाएंगे। बाकी जो 90, 98, 97 या 93 लोग हैं वो क्या हैं? वो लोग हैं जो कि कॉमन है। अगर वो लोग कॉमन है जो 93 हैं, तो जो राइटर उनकी बात करेगा हकीकत में वो क्या बात करेगा? वो लाइफ की बात कर देगा, क्योंकि लाइफ 10% लोगों से तो नहीं मिलके बनती, लाइफ तो 100% लोगों से मिलके बनती है। और उसमें मेजोरिटी क्या है कि वो लोग हैं जो कि पुअर है, गरीब है, कॉमन है। ठीक है, तो लिहाजा अर्नेस्ट हेमिंगवे की राइटिंग की जो एक बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो कम लोगों को डिस्कस करता है, उन लोगों को डिस्कस करता है जो कॉमन होते हैं। तो वो जब उन लोगों की बात करता है तो हकीकत में तब वो लाइफ की बात कर रहा होता है। ठीक है, उन लोगों की बात जो कि 90% है, ठीक है, उनकी जब बात वो करता है तो तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये क्या बात कर रहा है? लाइफ की बात कर रहा है, जिंदगी की बात कर रहा है। तो अब इस नावल के अंदर हम अगर इस चीज़ को देखते हैं जो उसने शो करवाई हुई है, ठीक है, कि क्या है कि एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है, उसके अलावा उसका एक प्यूपल है, उसका एक शागिर्द है, ठीक है, उसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, वो भी गरीब है। ओल्ड मैन अगर खुद उसकी हम लाइफ को देखते हैं जो नावल के अंदर दिखाई गई है, वो एक फिशर मैन है और बिल्कुल गरीब सा बंदा है। ठीक है, जिसके पास जो है ना 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ठीक है, सेकंड बात वो जो करता है वो उसमें सी को दिखाया जा रहा है, और आप जानते हैं कि जो सी है वो ज़िंदगी की रियलिटी है। ठीक है, इसको आगे मज़ीद एलेबोरेट भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे कि क्यों वो ज़िंदगी की रियलिटी है जो सी है। उसके बाद जो है इस नावल के अंदर जो है ना ओल्ड मैन है, उसका कोई फेवरेट एक फुटबॉलर है, उसकी वो बात करता है। ठीक है, वो नेग्रो है। तो लिहाजा एक बहुत ही माइनर से करेक्टर हैं, और वो करेक्टर हैं जो कि जो है ना ज़िंदगी की जो तल्ख हकीकत है ना उसके साथ तल्लक रखते हैं। ठीक है, जो ज़िंदगी की रियलिटी है उसके साथ तल्लक रखते हैं। ठीक है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जो है ना वो कमाना भी बड़ा ही मसला है। तो ये एक चीज़ है कि जब वो ऐसे लोगों की बात करता है ना तो हमें ये लगता है कि इट इज़ माई स्टोरी, इट इज़ योर स्टोरी, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एवरी कॉमन मैन। एक बात तो ये होगी। ठीक है, सेकंड जो बात हम इस नावल के अंदर करेंगे वो ये है कि एक ओल्ड मैन है, ठीक है, और एक सी है जो उसका टाइटल है, बड़ी रिमार्केबल सा टाइटल है इसका। ठीक है, एक ओल्ड मैन है और एक सी है। अब देखें कि दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के मुतजाद में है। कैसे मुतजाद में है कि एक ऐसा बंदा जो कि उसकी एज जो है वो कितनी है? 84 है, और उसके बाद उसकी एज के अलावा जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि वो एक गरीब बंदा है। सेकंड ये कि जो इसके अंदर बात आती है उसके ऑपोजिट क्या है? एक सी है, एक समुंदर है, और समुंदर जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपको पता है वो पावर को करता है। अब दो जो चीज़ें हैं ना जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं वो क्या है? एक तरफ तो ज़ाहिरी तौर पे जो चीज़ नज़र आ रही है हेल्पलेसनेस है। ठीक है, बहुत ही जो है ना आप ये कह सकते हैं कि एक शख्स है जो अपनी एज के आखिरी हिस्से में है, ठीक है, और वो पावरलेस है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात करते हैं तो हम जो बच्चे होते हैं उनको और जो बूढ़े होते हैं उनको पावरलेस कहते हैं। ठीक है, यानी
उनकी एक क्राइटेरिया होता है। जब वो अपनी पीक पे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि इनके पास पावर है, लेकिन जब जैसे जैसे उनकी एज गुजरती जाती है उनको हम पावरलेस कहना शुरू कर देते हैं। सेकंड बात ये है कि जो सी होता है वो जो है ना एक पावर की अलामत है, एक ताकत की अलामत है। एक किसकी अलामत है? पावर की अलामत है, ताकत की अलामत है सी। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक पावर है, ठीक है, और दूसरी क्या है? दूसरी है कि एक शख्स जो पावरलेस है। पावर का और पावरलेस का आपस में जो उसने कॉम्बिनेशन बनाया वो बहुत कमाल का बना दिया, ठीक है। पावर का और पावरलेस का जो उसने कॉम्बिनेशन बनाया है ना, वो उसने बहुत ही अच्छा सा बना दिया। वो इसलिए कि वो ये दिखाना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है? कि अगर आपके अंदर विल है, डिटर्मिनेशन है और आप रियल में हीरो हो ना, तो आप पावरलेस, ज़ाहिरी तौर पे अगर आपको ज़माना ये कहता भी है कि आप पावरलेस हो, लेकिन आप पावर के अगेंस्ट टकरा सकते हो, ठीक है। वो लोग जो डिसेबल होते हैं, ठीक है, जो क्रिपल्ड होते हैं, उनको हम मुआशरा क्या कहता है कि ये क्या है? ये पावरलेस है। और जब उनको पावरलेस कहा जाता है तो फिर उनके अगेंस्ट में जो चीज़ टकराती है वो क्या होती है? वो लाइफ उनको कुचल के रख देती है, जो पावरलेस लोग होते हैं। तो हेमिंगवे जो दिखाना चाहता है वो ये दिखाना चाहता है कि अगर आपके अंदर फाइट करने की, अगर आपके अंदर फाइट करने की ताकत है, जुर्रत है, तो फिर आप पावर के अगेंस्ट भी लड़ सकते हो। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसकी टांगे नहीं है, ठीक, और वो अपनी ज़िंदगी की जो कश्ती है उसको चला रहा है, ठीक है, उसके जो कश्ती है उसके अगेंस्ट वो अच्छा डिलीवर कर रहा है, तो इससे मुराद क्या है? कि वो हीरो है। असल में हेमिंगवे दिखाना ही ये चाहता है कि हीरो होता क्या है। हीरो का ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि वो बहुत मोटा ताज़ा हो, खूबसूरत हो, उसके इतने मसल्स हों, वो एज के यंग हो बिल्कुल, और वो आपका हीरो है। इस कॉन्सेप्ट को तो वो गलत का साबित करना चाहता है जो एंशिएंट टाइम के अंदर था, जब सेंट को, देवी देवताओं को बना के हीरो पेश किया जाता था। हकीकत में वो ये शो करवाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि जो हीरो होता है वो क्या होता है? वो पावरफुल होता है। किस लिहाज से? अपनी रेजोल्यूशन के लिहाज से, अपने डिटर्मिनेशन के लिहाज से, अपनी विल के लिहाज से वो पावरफुल होता है, ठीक है। और जब वो फाइट करता है ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट जो कि ज़ाहिरी अकल के दायरे में नहीं आती, तो तब उसे जाके हीरो कहा जाता है। तो ओल्ड मैन एंड दी सी में जो उसने कॉन्सेप्ट दिया है वो ये दिया है कि एक अगर 84-85 का बूढ़ा बाबा वो ज़िंदगी के अगेंस्ट लड़ सकता है, ज़िंदगी के अगेंस्ट फाइट कर सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं है कि एक जो 25, 26, 30 या 34 ईयर्स जो बंदा है वो ज़िंदगी के अगेंस्ट क्यों नहीं लड़ सकता? हकीकत में वो क्रिटिसाइज कर रहा है इस नावल से उन लोगों को भी जो कि अपनी एज की पीक पे होते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो ज़िंदगी के अगेंस्ट लड़ नहीं सकते। हकीकत में अर्नेस्ट हेमिंगवे उस फेरी वाले को, उस रेडी वाले को जो कि अपनी एज के आखिरी हिस्से में है, लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और अपनी ज़िंदगी में फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, उसको बताना चाहता है कि वो हीरो है। अगर उसने ऐसा करैक्टर लिया जो कि ज़िंदगी की रियलिटी से मुशाबा है, कि एक बाबे को वो दिखा रहा है ज़िंदगी के अंदर जो कि 84 ईयर्स भी है, और फिर भी वो समुंदर को साथ उसने अगर उसके पैरेलल रख दिया, तो उसका मकसद ये है कि समुंदर जैसी सख्तियाँ भी हों, तो अगर आपका जो इरादा है, डिटर्मिनेशन है, अगर वो जवान है, तो फिर आप हीरो हो,
ठीक है, समुंदर को दिखाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी के अंदर अगर 5,000 में से 1,000 सफरिंग भी हैं और अगर आप उनको फेस कर रहे हो, लड़ रहे हो उनके अगेंस्ट, तो क्या हो, आप हीरो। ठीक है, समुंदर को दिखाने का मकसद ये नहीं है कि वो आपको एक नावल बच्चों का दिखा रहा है कि एक बाबा है वो मछलियाँ पकड़ता है, फिर उसे एक दिन मछली नहीं पकड़ी, इतने दिन उसे मछली नहीं पकड़ी थी, एक दिन मछली उसके हाथ में लग गई। ये नहीं, वो कहता है कि ज़िंदगी में हर दिन जो है ना, वो आप अगर अपनी गोल आपको नहीं मिलते तो मायूस ना हो। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, जिंदगी हार जाने का नाम नहीं है। ये नहीं है कि जो जिंदगी है वो क्या करती है कि आपको थका के मार देती है और उसके बाद आप मायूस हो गए एक जगह पे बैठ जाते हैं। वो कहता है कि नहीं, फाइट करते रहो। और एक इससे बढ़कर उसकी जो खूबसूरत बात है, वो कहता है कि हासिल करने का नाम तो कामयाबी है ही नहीं। अगर आपने कुछ अटीन कर लिया, कुछ आपको मिल गया, आप सक्सीड हो गए उसमें, तो आप कहते हैं कि वो शख्स कामयाब है, तो वो कामयाब तो नहीं ना। देखें, एक छोटी सी मिसाल है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को अगर देखते हैं तो इसमें एक आपको एग्जांपल मिलेगी बिलावल भुट्टो साहब की। तो अब अगर आप ये कहें कि बिलावल भुट्टो जरदारी हीरो है, तो देन वी आर रॉन्ग, क्योंकि ज़िंदगी के अगेंस्ट उसकी कोई स्ट्रगल ही नहीं है। वो तो मुंह में सोने का निवाला पैदा लेके हुआ, और हम उसको एज आ हीरो किसी बुक में तो नहीं लिख सकते। उसकी ज़िंदगी के लिए क्या स्ट्रगल है, सिवाय इसके लिए कि वो एक हादसाती लीडर है। ठीक है, आगे वो क्या परफॉर्म करता है, कल वो क्या डिलीवर करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आज हम अगर उसकी नावल उसके बना दें तो वो तो टोटली फ्लॉप हो जाएगा। उससे ज़्यादा बेहतर नावल चलेगा अगर आप अपने कॉमन मैन को ले लें, जो कि साइकिल पे जो है ना पतीसा, ठीक है, उसके अलावा अमरूद या जो है ना कुछ भी बेच रहा है, और बेचने के बाद उसके पसीना जब उसको आता है और घर को वो घर में कभी 10, कभी 50, कभी 100, कभी 200, कभी 500 लेके जाता है, और वही उसकी क्या होती है, वही उसकी कामयाबी है। क्योंकि उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो अपनी सरेंडर कर दे ज़िंदगी के सामने और भीख मांगना शुरू कर दे, या ये कि अपनी 60-70 साल की उम्र है उसमें साइकिल चला के, ठीक है, या कंधों पे वो अपनी चीज़ें उठा के सर पर वो गली गली जाके आवाज़ें देता है। ये हीरो होते हैं। हकीकत में हीरो होता ही वो है जो फाइट करता है। किसके अगेंस्ट करता है? मुश्किल हालात के अगेंस्ट करता है। अपनी सफरिंग जो है ना, अपनी प्राइवेशंस, उनसे घबराता नहीं है। तो लिहाजा अगर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट है कि पैसा कमा लेना और पैसे की बेस पे या खूबसूरती के बेस पे या यंग होने के बेस पे आपको हीरो कहा जाता है, तो देन यू आर रॉन्ग। हकीकत में आपकी जो स्ट्रगल होती है ना, वही सब कुछ है। आपकी स्ट्रगल की बेस पे आप कंसीडर होते हो कि आप हीरो। आप अगर हालात से हारते ही नहीं हो, देखें ना, एक जगह पे जिंदगी आपको हराने की कोशिश करती है, जिंदगी आपको हराने की कोशिश करती है, दूसरी साइड पे आप जिंदगी को हराने की कोशिश करते हो। एक साइड पे जिंदगी आप ये कॉन्सेप्ट आता है कि जिंदगी आप जीते हो या जिंदगी आपको जीती है। और वो लोग जो जिंदगी के सामने सरेंडर नहीं करते, जो जिंदगी को जीते हैं, वो ग्रेट होते हैं। जो जिंदगी के आगे चलते हैं, जैसे जैसे उनको हालात नचाते हैं उस तरह से नचते जाते हैं ना, नाचते हैं वो फ्लॉप होते हैं। वो फिर कायदे आज़म नहीं होता। कायदे आज़म वो होता है जो हालात को अपने ताबे करता है, जो मुकद्दर को अपनी डायरेक्शन देता है। क्योंकि 2 फलसफे हैं ना, कि मुकद्दर अपनी मनवाता है। क्या हम मुकद्दर को गलत साबित कर सकते हैं, या हम अपना मुकद्दर बनाते हैं, या हमारा मुकद्दर प्री डिस्टाइन होता है। दो फिलॉसफी आती है ना, कि ये होता है कि जी मुकद्दर इंसान की तकदीर में जो लिखा है वो बदल नहीं सकता। और कुछ इकबाल जैसे, कायदा आज़म जैसे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, मुकद्दर इंसान खुद पैदा करता है ना। फिर इकबाल ही कहता है ना कि फिर जब इंसान की स्ट्रगल अपने पी को पहुंचती है, तो फिर उसे खुदा खुद पूछता है कि हाँ भाई, हुण दस तू की चाहना है। तो अगर हम अपनी लाइफ को इस तरह से गुजार दें कि हमारी तकदीर में ये सब कुछ था, तो फिर मेरा ख्याल है दुनिया में इंसान के आने का मकसद तो नहीं ना। फिर हेमिंगवे के ओल्ड मैन एंड दी सी लिखने का मकसद नहीं है। ठीक है, कितनी खूबसूरत उसकी बात है। कहता है कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड। वो इंसान तबाह हो सकता है,
मर सकता है। ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, इंसान ਦੇ टोटे टोटे हो सकते हैं, वो पुरजा पुरजा हो सकता है, पीस पीस उसका हो सकता है, उसके जिस्म से रूह तो निकाली जा सकती है, लेकिन जो इंसान होता है ना वो शिकस्त नहीं मान सकता। वो कहता है ना, मछली को मुखातिब होकर कहता है कि इस यहाँ तक कि मुझे मौत तो आ सकती है, मेरे जिस्म से रूह निकल सकती है, लेकिन अगर तुम ये कहो कि मैं अपने गोल से हट जाऊँ तो नहीं है। उसका कहने का मकसद ये है कि इंसान हो, ठीक है, वो खच ना हो, इंसान हो, तो फिर क्या है कि वो अपने गोल से पीछे नहीं हटता उस वक्त तक जब तक उसकी जिस्म में जान है। जब उसके जिस्म से जान निकल जाएगी वो तो गलत बात है ना। और अगर उसकी स्ट्रगल इतनी है कि उसकी जान उसके जिस्म से निकलने तक वो स्ट्रगल करता है तो देन ही इज अ हीरो। ये का हीरो का कॉन्सेप्ट है जो एमिंग वे समझाना चाहता है, हमें बताना चाहता है। और आखिर पे जब वो कहता है कि नहीं, उसके हाथ में बेचारे को कुछ नहीं, एंडिंग कमेंट्स हैं मेरे इस लेक्चर में, जब उसके हाथ में कुछ नहीं आता, शार्क्स खा जाती हैं। शार्क्स में तो प्राइवेशंस की, ये जो इंसान के गोल होते हैं उनके अगेंस्ट जो ताकतें फोर्सेस जन्म लेती हैं। कुछ भी आप करने का इरादा कर लें, एमए करने का, बीए, ज़िंदगी में कुछ और करने का, मेहनत मजदूरी, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, ये इनको शार्क्स कहा जाता है। तो कहता है कि जब शार्क उसका जो मछली थी, जो उसका गोल था बेचारे का, उसको उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, उसके हाथ कुछ नहीं आया। तो उसकी सबसे जो खूबसूरत बात लगती है ना मुझे, वो ये है कि फिर वो रात थकावट से सोने के बाद, ठीक है, उसके हाथ कुछ नहीं आया सिवाय जो वो मछली के कुछ बाकियात थी। तो वो जब उठता है ना तो कहता है कि नहीं, मैं फिर एक नई मार्गन पकड़ूंगा। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाहता है? कहता है कि हर रोज जब इंसान उठता है ना तो वो अपने आप को ये यकीन दिला के उठे कि आज वो अपने गोल को हासिल कर लेगा। तो मैं आखिर पे ये कमेंट्स पास करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि हेमिंगवे ने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ के ये नावल लिखा है, या उस पर जो है ना इस्लाम की जो तालीमात है उनका कुछ असर था, क्योंकि इस्लाम भी तो ये कहता है ना, मायूसी तो गुनाह है ना, मायूसी तो कुफर है। इस्लाम है ही उम्मीद, तो हेमिंगवे भी तो उम्मीद का दर्स ही देता है ना कि उम्मीद तर्क ना करें। उम्मीद मर गई तो मर गए, उम्मीद जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है, उम्मीद के साथ ही आप हैं। उम्मीद खत्म हो गई तो आप भी खत्म हो गए। तो लिहाजा उसकी जो फिलॉसफी है वो बताती है कि आप हीरो हो, ख्वाह बूढ़े हो, जवान हो, आप काले हो, गोरे हो, नेग्रो हो, कुछ भी हो, आप हीरो हो अगर आपकी स्ट्रगल हीरो है। अगर आपकी स्ट्रगल 100% है देन यू आर हीरो। अगर स्ट्रगल मर गई तो चिटियां चमड़ियां किसका, वो तो मिट्टी में फना हो जाती है ना। तो जो ग्रेट होते हैं, जो हीरो होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने के बाद भी, फना होने के बाद ही तो वो जिंदा होते हैं। आप कायद आज़म को देख लें, इकबाल को देख लें, वारिस शाह को देख लें, बुल्ले शाह को देख लें, ये वो हस्ती है ना। मोहम्मद बिन कासिम को देख लें, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देख लें, आज भी वो जिंदा है। और मरने के बाद ही तो वो असल मुकाम पाते हैं। क्या? मरने के बाद ही तो वो दिलों में जिंदा होते हैं। तो लिहाजा जिंदगी के सामने हारी नहीं, अपनी स्ट्रगल को तर्क ना करिए, मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी कुफर। और हीरो वो होता है जो लड़ता रहता है, लड़ता रहता है इस चीज़ से बेनियाज होके कि उसे कुछ मिलेगा नहीं।